बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का चौथा पाठ। पाठ का नाम है संवदिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखक ने इस कहानी संवदिया में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत की है। असहाय और संवेदनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा पड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया कहानी के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। गांव में हरगोविंद नाम का संवदिया है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का कार्य करता था। आजकल डाक खाने खुलने से उसका महत्व कम हो गया, परंतु जब भी किसी को कोई गुप्त समाचार कहीं भेजना होता था तो हरगोविंद को ही याद किया जाता था। ऐसे में जब हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया तो उसे हैरानी हुई। इसी बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने अपने मायके संदेश भिजवाने के लिए उसे बुलवाया था। किसी समय यह हवेली अत्यंत समृद्धशाली थी, जिसमें रौनक छाई रहती थी, पर समय के साथ साथ सब खत्म होता गया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। उन्होंने बंटवारे में संबंधों की तनिक भी मर्यादा न रखी। बड़ी बहू की बनारसी साड़ी तक को 3 हिस्सों में बांट लिया गया और वे सभी बड़ी बहू को वहीं छोड़कर शहर जा बसे। बड़ी बहू अकेली गांव में रह गई। अब घर में कोई कमाने वाला न था। ऐसे में बड़ी बहू के भूखे मरने तक की नौबत आ गई और बथुआ साग जीवित रहने का एकमात्र साधन रह गया। जिस समय हरगोविंद हवेली पहुंचा, उस समय गांव की मोदियाइन अपने उधार का तकाजा करने बड़ी बहू के पास बैठी हुई थी। उधार न मिलता देख वह बड़ी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। हरगोविंद को यह अच्छा नहीं लगा और उसने किसी तरह उसे चिढ़ाकर वहाँ से चलता किया। उसके जाने के बाद बड़ी बहू ने अपना हृदय स्पर्शी संदेश हरगोविंद को सुनाकर उसे उसके मायके जाकर अपनी माँ को सुनाने का अनुरोध किया। बड़ी बहू ने उसे कहा कि माँ से कहना वह भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लेगी और उनके बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी, लेकिन अब उसका यहाँ जीना दुश्वार हो रहा है, इसलिए उसे यहाँ से ले जाएं और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वह किसी दिन गले में घड़ा बांधकर तालाब में डूब जाएगी। अब यहाँ हवेली में कोई नहीं है तो वह यहाँ किसके लिए और क्यों रहे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, जिन्हें देख हरगोविंद को भी बड़ा दुख पहुँचा और उसने बड़ी बहू को दिल मजबूत करने को कहा। फिर वह सोचने लगा कि परिवार के सभी सदस्य कितने निर्मम और निर्दयी हैं, जो इन्हें इस हालत में छोड़कर चले गए और कभी हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करते। हरगोविंद ने बड़ी बहू को कहा कि आज ही वह यह संदेश लेकर निकल जाएगा। वह जाने लगा तो बड़ी बहू ने उसे 5 रुपए का नोट पकड़ाना चाहा, पर उसने नहीं लिया। अत्यंत दुखी मन से हरगोविंद थाना बिहमपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह
बड़ी बहू की बातों को ज्यों का त्यों याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के आगे बड़ी बहू का करुणा भरा चेहरा घूम रहा था और वह उनकी दशा को याद कर दुखी हो रहा था। कटिहार पहुंचकर उसने भीमपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। इस बार उसे स्टेशन पर कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर भोंपू से घोषणा की जा रही थी, वरना पहले कई बार पूछने ताछने के चक्कर में उसकी गाड़ी छूट चुकी थी। भीमपुर पहुंचकर वह और चिंतित हो गया। गाड़ी से उतरकर गांव की ओर चल दिया, पर उसे यही चिंता सता रही थी कि किस मुंह से वह बड़ी बहू का संदेश उसके मायके में सुनाएगा। बड़ी बहू के घर पहुंचकर सबसे पहले वह उसके भाई से मिला। उसने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। फिर बड़ी बहू की माँ से बातचीत हुई। उसने उन्हें बताया कि सब कुशल है, पर उसने अपने आने के बारे में बहाना बनाते हुए कहा कि कल वह पास के सिरसिया गांव आया था, इसलिए आज उनसे मिलने यहाँ आ गया। जब माँ ने अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो उसने बड़ी बहू के वेदना भरे संदेश को छुपाते हुए माँ को बताया कि बड़ी बहुरिया दशहरा के समय छुट्टी होने पर गंगा जी के मेले में आकर उनसे मिल जाएंगी। बेटी का कोई संवाद ना पाकर माँ दुखी हो गई और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने बेटे से बड़ी बहू को घर लिवा लाने के लिए कहा था, क्योंकि अब उसका वहाँ रह ही क्या गया है और उसकी खोज खबर भी कोई नहीं लेता। मेरी बेटी अब वहाँ अकेली है। हरगोविंद ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। गांव में अब भी उनकी ज़मीन जायदाद बहुत है। टूटने के बाद भी आखिर है तो वह बड़ी हवेली ही, और बड़ी बहू हमारे गांव की लक्ष्मी है। वह गांव छोड़कर कैसे आएंगी? वैसे भी उनके देवर हर बार उन्हें शहर ले जाने की जिद करते हैं। फिर बड़ी बहू की माँ ने उसे जलपान करवाया। जलपान करते समय भी बड़ी बहू का चेहरा संवदिया की आंखों के सामने घूम रहा था। रात को भी भोजन करते समय कई तरह के व्यंजन होने के बाद भी वह ठीक से खा ना सका, क्योंकि बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और वह क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला? तब उसने फैसला किया कि सुबह उठकर माँ जी को सही संवाद सुना देगा। उसे रात भर नींद न आई। वह सुबह उठा और जी कड़ा करके संवाद सुनाने बूढ़ी माँ के पास जा पहुँचा, परंतु संवाद सुना न सका और घर वापस जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। चलते समय बूढ़ी माँ ने उसे अपनी बेटी के लिए चावल चूड़ा की पोटली दी। बड़ी बहू के भाई ने राह खर्च के लिए पूछा तो हरगोविंद ने मना कर दिया। स्टेशन पहुंचकर उसने देखा कि उसके पास जितने पैसे बचे हैं उतने में वह कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है, और यदि उसके पास की चवन्नी नकली निकली तो वह सेमापुर तक का ही टिकट खरीद पाएगा। गाड़ी में बैठते ही वह फिर सोचने लगा कि अब बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। वह यहाँ किस लिए आया था और क्या करके जा रहा है। 5 बजे सुबह वह कटिहार स्टेशन आ पहुँचा। उसे जलालगढ़ जाना था। जलालगढ़ वहाँ से 20 कोस दूर था, पर कोई चारा न होने के कारण वह महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस वह तेज़ गति से चला। रास्ते में आए कस्बा शहर में उसने पानी पी लिया। उसके नथुनों में बासमती धान के चूड़े की महक समा रही थी, पर क्योंकि वह माँ की सौगात बेटी के लिए थी तो वह उसमें से मुट्ठी भर भी ना निकाल सका। चलते चलते 15 कोस आ गया। 16, 17, 18 और अब तो जलालगढ़ का रेलवे का सिग्नल भी दिखने लगा। गांव का ऊंचा ताड़ का वृक्ष भी दिखा, मानो सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा हो।
किसी तरह गिरता पड़ता वह घर जा पहुंचा। उसे बड़ी बहुरिया की आवाज़ सुनाई दी, हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुम्हें? हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ था। वह अब तक होश में आ चुका था। बड़ी मुश्किल से बोला, बड़ी बहुरिया। फिर उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारा संदेश न कह सका। बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में मुट्ठी भर चूड़ा डालकर मसकने लगी और संवाद भेजने की अपनी गलती पर पछतावा करने लगी।